अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है और आज जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अपने चैप्टर पे चलते हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और आज जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करने हैं या करना है वो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके, सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और टॉपिक है हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक जो है कनेक्टेड है पिछले टॉपिक के साथ, वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ, जो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में कवर करवाया था। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने आज ये सीखना है कि सी लैंग्वेज के अंदर जिस वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं फिर उसको वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं। अगर आप लोगों के आइडिया में या माइंड में वेरिएबल डिक्लेरेशन का टॉपिक क्लियर है, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में पता है, तो फिर तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आप लोगों के लिए कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ कनेक्टेड है। वो इस तरह कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के ज़रिए कोई वेरिएबल चूज़ करते हैं और उसको हम डाटा टाइप असाइन करते हैं, ठीक है, तो फिर उस वेरिएबल के अंदर उस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हम लोग इंटर करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। लेट्स रिवाइंड एंड लेट्स रिपीट इट। हम लोगों ने जैसे कोई वैल्यू यूज़ करनी है, सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखनी है कि वो क्या है। यानी कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है हमने उसको पहले अच्छे तरीके से उस पर गौर व फिक्र करनी है कि उसके लिए क्या सोल्यूशन निकलेगा। फिर उसके सोल्यूशन के लिए अगर तो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं तो फिर उन वैल्यू के जो है हिसाब से हम लोग उसे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को। यानी वैल्यू के हिसाब से सबसे पहले तो हम वेरिएबल का नाम रखेंगे और फिर उस वेरिएबल को वही डाटा टाइप असाइन करेंगे जो कि उस वैल्यू के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर हमारी वैल्यू पूरी है, मुकम्मल है, तो हम उसको डाटा टाइप इंट ही या इंटीजर ही असाइन करेंगे। या अगर हमारी वैल्यू में फ्लोटिंग पॉइंट है या पॉइंट यूज़ हो रहा है तो हम उस वैल्यू का जो वेरिएबल है उसको डाटा टाइप फ्लोट ही असाइन करेंगे। ये तो हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन का प्रोसेस। इसके बाद उस वेरिएबल को जिसको हमने डाटा टाइप दी है, डाटा टाइप उसके साथ हमने अटैच की है, जब हम उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, जो कि डाटा टाइप के अकॉर्डिंग हो, इस प्रोसेस को कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मिसाल के तौर पे अगर हमारे दिमाग में वैल्यू है 39.3, ठीक है, तो अगर हमने ये वैल्यू अपने माइंड में रखी है कि हमने अपने प्रोग्राम में इस वैल्यू को यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल का नाम सोचेंगे। सबसे पहले मिसाल के तौर पे अगर हम इसके लिए जो है वेरिएबल का नाम रखते हैं वैल्यू 1, यानी कि वैल्यू 1 हम इस वेरिएबल का नाम रखते हैं। फिर इसको हम डाटा टाइप असाइन करेंगे फ्लोट, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है, इसके अंदर पॉइंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है फ्लोट वैल्यू 1, ये हो गई वेरिएबल डिक्लेरेशन। और जब हम इसके निचले स्टेप में हम लोग लिखेंगे वैल्यू 1 इज इक्वल टू 39.3, इस स्टेप को कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि वैल्यू देना। और ये काम हम एक ही स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको जैसे अभी ये एग्जाम्पल करवाई है, अब इस एग्जाम्पल में तो हमने अलग से वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज की, ठीक है, सेकंड स्टेप में वैल्यू 1 इज इक्वल टू 39.3 लिख कर, ठीक है, और हमने ऊपर अलग से इससे वेरिएबल को डिक्लेयर किया फ्लोट वैल्यू 1 लिख कर, ठीक है। ये तो काम हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब दूसरा तरीकाकार जिसमें हम टाइम की बचत भी कर सकते हैं और इन दोनों प्रोसेस को, यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को एक ही प्रोसेस में कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये आपके सामने मौजूद है। इंट y इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है y, वैल्यू क्या है 34, और इसके अलावा जो हमारी डाटा टाइप है वो क्या है इंटीजर, यानी कि इंट। अब आप यहाँ देखो और पिछले एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल के साथ अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स, यानी कि पिछले एग्जाम्पल में जो दो स्टेटमेंट्स थी,
इस एग्जाम्पल में उन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को एक ही लाइन में सम अप कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो ये दो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, और डाटा टाइप तो हमने देनी ही देनी है। अब यहाँ पे तीसरा और अहम पॉइंट जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आपके टॉपिक में मेंशन्ड है कि हम पहली बार किसी भी वेरिएबल को जो वैल्यू देते हैं उसे कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, हम फर्स्ट टाइम वैल्यू जब किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आगे चलकर यही वैल्यू इसमें चेंजेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के हिसाब से जब हल करेंगे, या फॉर एग्जांपल किसी फार्मूला में हम इसे अप्लाई करते हैं इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू के जो है इस्तेमाल से हमारी जो इक्वेशन या हमारा जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसका जो आंसर निकल के आएगा तो उसमें ये वैल्यू यूज़ हो जाएगी। ठीक है, और इस वैल्यू की पहचान तब्दील हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि फर्स्ट टाइम जो वेरिएबल हम इनिशियलाइज करते हैं किसी भी वेरिएबल को, इसे कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और आगे चल के प्रोग्राम के किसी भी प्रोसेस के थ्रू ये वैल्यू चेंज हो सकती है वैल्यू पर कोई भी ऑपरेशन करके। और अब वैल्यू में जो चेंजेस आएंगे वही वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर y की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू कहीं भी y यूज़ हो रहा है वो 6 ही रहेगी। और अगर जो है z की वैल्यू 10 है तो z की वैल्यू हम कहीं भी z को यूज़ कर लें वो 10 ही कहलाएगी। लेकिन अगर आगे चल के हम y या z या किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर इस तरह के सिंटैक्सेस सम टाइम यूज़ होते हैं या इस तरह के फंक्शंस मौजूद हैं। ठीक है, जो कि इस वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए ये वैल्यू भी चेंज हो सकती है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यानी कि इसके सिंटैक्स के बारे में, जो कि ये है जिसमें डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू लिखा गया है, और वैल्यू इज इक्वल के बाद लिखा जा रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू हम इसमें एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू हमारी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और इस वैल्यू का जो हम नाम रखेंगे वो वेरिएबल कहलाएगा। और वेरिएबल जो है उसका नाम बहुत ही क्लियर और बहुत ही जो है वो समझ आने वाला होना चाहिए, मतलब मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। इस जो है सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अगर हम 2-3 एग्जांपल्स लिखें तो एग्जांपल ये भी हो सकती है, फ्लोट n इज इक्वल टू 10.3 या इंट a इज इक्वल टू 94। अब हमारे सामने ये एक एग्जाम्पल कोड 1.3 है, और हमने इसमें देखना है कि किस तरीके से हमारे सामने इस बुक में वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की एग्जाम्पल्स को रखा गया है। सो लेट्स रिव्यू इट। अब ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है। अगर आप इसमें देखें सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर 4 ग्रेड, यानी इस लाइन में वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है कि ग्रेड नाम का वेरिएबल है और उसे हमने डाटा टाइप 4 असाइन कर दी है। मतलब ग्रेड के अंदर अब जो भी वैल्यू है वो हमारी 4 डाटा टाइप के अकॉर्डिंग ही सेव होगी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है इंट वैल्यू इज इक्वल टू 25। अब इस स्टेटमेंट में वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। मतलब हम लोगों ने इस स्टेटमेंट में एक वैल्यू ली 25, उसको हम लोगों ने नाम दिया वैल्यू का। ठीक है, और डाटा टाइप हम लोगों ने चूज़ की उसके लिए इंट, क्योंकि वैल्यू 25 है तो उसके लिए इंटीजर डाटा टाइप ही सूटेबल रहेगी। फिर हम आते हैं ऐसी निचली स्टेटमेंट में जो कि है ग्रेड इज इक्वल टू ए। अब ये कोई नॉर्मल ए नहीं है, ये ए अपोस्ट्रोफी में लिखा हुआ है, तो ये जो है स्पेशली लिखा ही गया 4 डाटा टाइप के लिए है, या करेक्टर डाटा टाइप के लिए है जो हमने ऊपर डिफाइन की थी ग्रेड की। अब इस ग्रेड के अंदर ये जो ए है ये स्टोर होगा इस ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इस लाइन पर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है करेक्टर डाटा टाइप की, यानी इस लाइन के अंदर जो करेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल था ग्रेड, उसके अंदर हम लोगों ने ए को स्टोर किया है।
ये 2 एग्जाम्पल्स आपको ये समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं। एक एग्जाम्पल जो कैरेक्टर ग्रेड वाली है उसमें तो अलग से वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया गया डिक्लेयर करने के बाद, यानी उसमें वेरिएबल को अलग से डिक्लेयर किया गया और इनिशियलाइज़ किया गया। जबकि जो दूसरी एग्जाम्पल है उसमें एक ही लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया गया, ठीक है, और उसको इनिशियलाइज़ भी कर दिया गया। वेरिएबल डिक्लेरेशन यानी कि इंट वैल्यू और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वैल्यू इज इक्वल टू 25। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अहम है। अगर आज आप इसे इस स्टेज पर सीख लेंगे और समझ लेंगे तो आगे चलकर आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, फोर्ट्रॉन, पास्कल, जावा या इसके अलावा जो है पाइथन वगैरह, तो इन लैंग्वेजेस के अंदर भी आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेरेशन या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन सेम ही हैं, कमोबेश थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ से आपकी बेस बन जाएगी जो कि आगे चलकर आपके फ्यूचर में आपके काम आएगी। अगर आप अपने आप को एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने कैरियर को अप्रोच करना चाहते हैं या फिर चूज़ करना चाहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेके वेरिएबल इनिशियलाइजेशन तक इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की सी लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिकली समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिला झिझक मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड आई एम ऑलवेज देयर। मैं हमेशा मौजूद हूँ आपको आपके सवालात का जवाब देने के लिए। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके आसपास जानने वालों में से कोई भी कंप्यूटर की स्टडीज़ से मुतल्लिका परेशान है तो उसे मेरे लेक्चर रिकमेंड कीजिए, और इसके अलावा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब ये जो एग्जाम्पल कोड 1.3 है इसमें हम लोगों ने जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का टॉपिक कवर करना था वो तो कर लिया, उसकी एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख ली, समझ ली। लेकिन इस एग्जाम्पल में कुछ 4-5 चीज़ें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ऐसी भी शामिल हैं जो कि अभी आपने चैप्टर में फ्रेशली कवर की हैं। बिल्कुल अभी अभी मैं आपको कवर करवा के ये टॉपिक आई हूँ, जिसमें मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट ये शामिल हैं, और ये देखें इस टॉपिक में एडेड है। अब पीछे से जो टॉपिक हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जा रहे हैं वो हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में ऐड होते जाएंगे, उनका पार्ट बनते जाएंगे, और उनको बार बार मेंशन भी नहीं किया जाएगा। तो आपने इस प्रोग्राम को देख के ये समझना है कि देखें मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था वो अब इसमें एज पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि इस तरह आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको इन टॉपिक्स की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं रावलपिंडी बोर्ड के हिसाब से इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की, यानी कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। टॉप नॉच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। लेकिन अपने इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। तो इस टॉपिक को आपने इंतहाई अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में लॉन्ग के लिहाज से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन करें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को। तो लॉन्ग के हिसाब से आंसर में सबसे पहले आएगी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की हेडिंग। हेडिंग के नीचे वो तमाम डेफिनेशन जो कि आपकी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। डेफिनेशन तो आपने लिखनी ही लिखनी है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने लॉन्ग में ऐड करनी है। फिर आएगा सिंटैक्स, और सिंटैक्स के बाद आपके पास जो एग्जांपल्स बुक में मेंशन्ड है या इस तरह की मिलती जुलती कोई भी एग्जांपल जो आप खुद से बना सकें आपने लिखनी है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में। इसके अलावा अगर ये शॉर्ट में आता है तो फिर वही वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की हेडिंग, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन और उसके नीचे सिंटैक्स। सिंटैक्स के साथ अगर 1-2 एग्जांपल भी आप लोग ऐड कर देंगे तो कोई इसमें जो है, तो इस तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट में
लेकिन शॉर्ट में डेफिनेशन 2 मार्क्स का है तो वो थोड़ी छोटी लिखनी है, लेकिन प्रॉपर इतनी डेफिनेशन कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में पता है। बाकी सिंटैक्स तो हो ही रहेगा और एग्जाम्पल छोटी सी भी आप ऐड कर सकते हैं। MCQs में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे MCQs में ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि क्या इस प्रोसेस में सी लैंग्वेज के कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का या डिक्लेरेशन का, या और भी ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है या वेरिएबल डिक्लेरेशन का, या इसी तरह का इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने इस टॉपिक को डेफिनेशन समेत, सिंटैक्स समेत और इसकी एग्जाम्पल समेत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि बोर्ड के लिहाज से आपकी अच्छी सी तैयारी हो सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।